हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो यार सबसे पहले तो हमने चैप्टर के नाम से ही एक छोटी सी समरी देखी इस चैप्टर की। हमने बात की कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैंने बताया था कि भाई देखो, चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यहाँ पे ये सब क्या बातें हो रही हैं। तो हमने कहा था भाई देखो, हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक प्रोसेस के बारे में जिसका नाम होता है एक्सक्रीशन। फिर हमने कहा था भाई एक्सक्रीशन की क्या डेफिनेशन वगैरह होती है। तो हमने कहा एक्सक्रीशन की डेफिनेशन होती है एलिमिनेशन, या फिर कह सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, या फिर हम और इसको हाईलाइट करके बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, या फिर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये बोल सकते हैं। फिर हमने कहा था भाई ऐसी ही एक और टर्म हमने पढ़ी थी डाइजेशन वाले चैप्टर में, वहाँ पे भी तो सेम ही डेफिनेशन थी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने कहा था एक्सक्रीशन में हम यूरिन के रिमूवल की बात कर रहे होते हैं और इजेशन में हम बात करते हैं स्टूल के रिमूवल की, ठीक है। फिर हमने कहा भाई देखो, वैसे तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के एक्सक्रीशन के प्रोसेस होते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में भाई अलग अलग तरह के ऑर्गन प्रेजेंट हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग है, ठीक है। बस हमें उनके नाम देखने थे यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमने कहा था भाई हमारे पास में ना 3 तरीके का वेस्ट मटेरियल होता है। भाई इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सब में यूरिन तो नहीं बन रहा ना। यूरिन हम ह्यूमंस में बनता है, ठीक है, इतना हमें पता है। लेकिन यार सभी ऑर्गेनिजम्स में यूरिन नहीं बनता, कुछ में अमोनिया होता है, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स को हम अमीनोटैलिक बोल देते हैं। कुछ में यूरिया बनता है, जैसे कि हम लोग, तो हम कहलाते हैं यूरियोटैलिक। और यार कुछ में यूरिक एसिड भी बनता है, उनको हम बोल देते हैं यूरिकोटैलिक, ठीक है। और इनके बारे में ना फिर हमने आगे डिटेल में भी बात कर ली थी कि और कैसी चीज़ें होती हैं और क्या पैरामीटर्स वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद में हमने कहा भाई ठीक है, ये तो बात हो गई कि भाई इंट्रोडक्शन की, भाई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ये सब चीज़ें मिलती हैं, मोटी मोटी बात कर ली। लेकिन हमने कहा भाई इस चैप्टर में मेनली ना हम अपने बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन्स के बारे में। हमने कहा भाई ह्यूमंस में तो यूरिन बनता है, तो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं यूरिन कैसे बनेगा, कैसे पास आउट होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो फिर हमने उसके बाद में कहा भाई देखो, अब आ जाते हैं हम ह्यूमंस पे। हमने कहा भाई हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है जो इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस को करवाने में हेल्प करता है, और उस सिस्टम को हम कह देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब भाई हमने कहा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ रही थी। हमारी किडनी आ रही थी, यूरेटर आ रहा था, यूरिनरी ब्लैडर आ रहा था, यूरेथ्रा आ रहा था, ठीक है। दिखा देती हूँ मैं आपको एनसीईआरटी में। फिर उसके बाद में हमने और क्या बात की थी। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं अपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। कुछ इस तरीके का होता है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ लिया था। ये हमारी 2 किडनीज़ हैं, ठीक है। और ये जो हमारी राइट किडनी होती है ये थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों होती है, मैंने रीज़न बताया था, क्योंकि यहाँ पे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है। लीवर भाई इसको धक्का लगा देता है तो ये वाली किडनी नीचे हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कहते हैं ये हमारा यूरेटर है, 2 यूरेटर प्रेजेंट है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये अपना यूरिनरी ब्लैडर है, और ये हमारा यूरेथ्रा है, ठीक है। ये चीज़ होती है। हमने एक एक पार्ट को भाई डिटेल में पढ़ लिया था। हमने फिर कहा भाई ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे किडनी। फिर हमने किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर देखा था, किडनी अंदर से कैसे दिखती है। हमने कहा था किडनी के अंदर यार 2 पार्ट्स होती हैं। किडनी जो हमारी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो हमारा बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स। देखो, जो हम बाहर वाला पार्ट है उसको कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को हम मेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। मेड्यूला के अंदर ऐसे पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम मेड्यूलरी पिरामिड भी बोल सकते हैं या फिर रीनल पिरामिड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम बोलते हैं और भी इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में हमने बात की। हमने कहा यहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है। फिर हमने नेफ्रॉन का डिटेल में स्ट्रक्चर देखा। हमने कहा नेफ्रॉन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, लेकिन मैंने आपको सिंपल भी बना के दिखाया था। दोबारा बना देते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो हमने कहा था भाई नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है।
ये अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में मैंने आपको बताया था, नेफ्रॉन में यही पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा बाउंस कैप्सूल था, ये हमारा पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये हमारा लूप ऑफ हेनले था, और ये हमारा डीसीटी था। मैंने आपको बताया था, मतलब कम से कम कल की क्लास में ही 5 बारी तो मैंने ये चीज़ बता दी होगी, और अब आपको याद भी होनी चाहिए कि जो नेफ्रॉन होती है उसमें सिर्फ यही पार्ट्स होते हैं। लेकिन जब हम नेफ्रॉन बनाते हैं तो हम ऐसे करके एक और चीज़ बनाते हैं, वो कुछ नहीं होता, वो कलेक्टिंग डक्ट होता है, लेकिन वो इसका पार्ट नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई नेफ्रॉन, आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा भाई बताओ नेफ्रॉन का इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, तो आप अगर कलेक्टिंग डक्ट लिखा आएगा तो आप उसे टिक करके आओगे। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो फिर हमने नेफ्रॉन के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। हमने कहा था भाई यहाँ पे कुछ कैपिलरीज वगैरह भी होती हैं। यहाँ पे ये हमारी एफरेंट आर्टरियोल आती है, ये हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलस हो जाता है, और यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल ये पतली होती है एफरेंट से। फिर यहाँ पे हमारी कुछ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वेसा रेक्टा होता है, या वासा रेक्टा कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, वासा रेक्टा होता है। ये सब चीज़ें होती हैं, और इनके बारे में हमने वैसे डिटेल में बात की है, अभी तो मैं आपको जस्ट रिवाइज़ करवा रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में हमने ये सब चीज़ें कल पढ़ ली थी। अभी लग रहा है कि इतनी सी चीज़ पढ़ी है, लेकिन यार काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अब देखो ये मैंने क्यों बताया, जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी उनको रिकॉल हो गया होगा सब कुछ कि हाँ जी क्या पढ़ चुके हैं। उन्हें लिंक बना रहना चाहिए चैप्टर के बीच में कि पहले क्या पढ़ा है और आज क्या पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको आइडिया लग गया होगा ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं और ये भी पढ़नी है। तो अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लो, क्योंकि आगे का समझ में नहीं आएगा फिर। और चलो अब हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। भाई हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि भाई हमने कहा हम ह्यूमंस हैं, हम यूरिन को पास आउट करते हैं। यूरिन हमारा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। यूरिन हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। हम कह रहे हैं ये यूरिन बनता कैसे है, तो हम उसी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ना एक चीज़ समझ लो, कल हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो अब देखो मैंने कल आपको क्या बोला था, मैंने कहा था भाई नॉर्मली क्या होता है कि नेफ्रॉन जो होती है, जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा इस चीज़ के बारे में। ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, ये हमारा नेफ्रॉन है इस तरीके से। तो हमने कहा था भाई नेफ्रॉन का जो ज़्यादा पार्ट होता है ना, मेजरली पार्ट होता है, वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है। कुछ इस तरीके से कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है ज़्यादा पार्ट नेफ्रॉन का, ठीक है। ये होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और कुछ नेफ्रॉन ऐसी भी होती हैं जिनका मेजर पार्ट, ये नेफ्रॉन बनी हुई है जिनका मेजर पार्ट, ज़्यादा पार्ट हमारे मेड्यूला में होता है। वही है यार, आप सिंपली समझो। मैंने कहा हमारे पास में दो तरह की नेफ्रॉन्स हैं। एक नेफ्रॉन वो जो मेड्यूला के अंदर ज़्यादा है, एक नेफ्रॉन वो जो कॉर्टेक्स के अंदर ज़्यादा है। अब देखो जो नेफ्रॉन मेड्यूला के अंदर ज़्यादा है, जो नेफ्रॉन का पार्ट मेड्यूला के अंदर ज़्यादा धंसा हुआ है कह सकते हैं, ठीक है, एम्बेडेड है, उस नेफ्रॉन को हम बोलते हैं जस्टा मेड्यूलरी। अब देखो होगा क्या यार, आप एक चीज़ समझो, मैंने आपको डिफरेंस करके बता देती हूँ यहाँ पे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा भाई हमारे पास में ना दो तरह की नेफ्रॉन है। एक नेफ्रॉन अपनी ऐसे है, देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक लाइन। ये ऊपर वाला हमारा कॉर्टेक्स रीजन है, नीचे वाला अपना मेड्यूला है, दोनों तरफ ये हमारा मेड्यूला है। समझना ध्यान से, मैं बोल रही हूँ ये ऊपर वाला तो कॉर्टेक्स रीजन है, नीचे वाला मेड्यूला है। एक नेफ्रॉन इस तरीके की है, एक नेफ्रॉन हमारी कुछ इस तरीके की है, ठीक है। खुद ही समझ आ जाएगी, चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। डिफरेंस दिख रहा है,
देखो यहाँ पे इस वाली नेफ्रॉन में हम देख पा रहे हैं, ये लाइन थोड़ी सी मैं डार्क कर देती हूँ। देखो हम देख सकते हैं कि भाई ये जो नेफ्रॉन है इसका ज़्यादा जो पार्ट है वो हमारा मेड्यूला में है। भाई ऊपर कॉर्टेक्स में इतना पार्ट है और यहाँ पे मेड्यूला में इतना पार्ट है, तो इतना तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो नेफ्रॉन है इसका ज़्यादातर जो पार्ट है, मोस्टली जो पार्ट है वो मेड्यूला के अंदर है। अब भाई इस वाली हम नेफ्रॉन को बोलते हैं जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। नाम से पता लग रहा है भाई ज़्यादातर मेड्यूला में है रीज़न इस नेफ्रॉन का, तो इसे हम बोल देते हैं जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख पा रहे होगे यहाँ पे किसकी वजह से इतनी ये मेड्यूला में किस वजह से आई है। देखो यार वहीं पे अभी ये चीज़ पे आऊँगी दोबारा से, यहाँ पे इसको समझो। ये वाली नेफ्रॉन समझ आ गई कि इसका ज़्यादा पार्ट मेड्यूला के अंदर है, तो इसे हम बोलते हैं जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, फिर दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि ये वाली जो नेफ्रॉन है इसका ज़्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स वाले रीजन में है। इस वाली नेफ्रॉन का ज़्यादातर जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स वाले रीजन में है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। समझ में आया? जिस नेफ्रॉन का ज़्यादातर पार्ट मेड्यूला के अंदर है उसको बोलते हैं जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, और जिस वाली नेफ्रॉन का ज़्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में है उसको बोल देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इतना समझ आ गया? अब देखो एक चीज़ देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, ये तो ऊपर ही है, इसमें भी यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन में भी बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी ये भी ऊपर है। लेकिन हम देख पा रहे हैं भाई एक डिफरेंस दिख रहा है, जो हमारी जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है, पता तो चल गया है जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन किसे बोल रहे हैं हम। जो हमारी जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है यानी कि जो नेफ्रॉन हमारे मेड्यूला के अंदर ज़्यादा है वो किसकी वजह से ज़्यादा है, उसका लूप ऑफ हेनले बढ़ गया है। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में ऐसी नेफ्रॉन रहती है कि भाई कॉर्टिकल नेफ्रॉन है और इसका जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स में है। इसका जो लूप ऑफ हेनले है वो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, मतलब मेड्यूला के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट है किसका, लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, लेकिन हम देख पा रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि भाई मेड्यूला के अंदर ज़्यादा है पार्ट, तो वो किसकी वजह से है, वो लूप ऑफ हेनले की वजह से है। अब समराइज़ करके बता देती हूँ चीज़ें। ठीक है, देखो हम कहते हैं ये एक होती है हमारी जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, एक होती है हमारी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। हम कहते हैं यार नॉर्मल कंडीशन में पता है क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम आराम से खूब ढंग से पानी पी रहे हैं, लाइक दिन के 3, 4, 5 लीटर पानी पी रहे हैं, और यार डेली का तो हमारा यही होता है कि हम आराम से बढ़िया तरीके से पानी पी रहे हैं। अब अगर सही से पानी पी रहे हैं यानी कि नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो यूरिन भी सही आएगा। ठीक है, ठीक ठाक यूरिन। तो हम क्या कह रहे हैं, मैं किस बात पे आपको ले जा रही हूँ ये समझो यार। हमारी ज़िंदगी में ज़्यादातर नॉर्मल कंडीशन रहती है कि जिसमें हम खुल के पानी पीते हैं, खुल के यूरिन पास करते हैं। तो इस टाइम पे कौन काम करता है, इस टाइम पे नॉर्मल कंडीशंस में जो नेफ्रॉन काम करती है वो करती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और मैंने एक बात बोली, मैंने कहा भाई देखो हमारे पास में अगर 1 महीना है ना, तो 1 महीने में अगर हम 30 दिन की बात करें तो 30 दिन में से 25 दिन हमारी नॉर्मल कंडीशन ही चलेगी। और अब भाई ज़्यादातर हमारी नॉर्मल कंडीशन चल रही है, तो ज़्यादातर हमें कौन से नेफ्रॉन होंगे हमारी बॉडी में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मैं क्या कह रही हूँ, देखो मैंने कहा कि भाई हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल कंडीशन चल रही है, नॉर्मल कंडीशन पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करती है। अब भाई ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन है तो ज़्यादा हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे। ये इस चीज़ को समझाने का पॉइंट यही है कि भाई देखो नॉर्मल कंडीशन में कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से ये याद होगा कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है वो ज़्यादा प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारी बॉडी में 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद हो गई। अब मैं क्या कह रही हूँ, जस्टा मेड्यूलरी में क्या है भाई, मैं कह रही हूँ कि ठीक है नॉर्मल कंडीशन चलती है, ज़्यादातर नॉर्मल कंडीशन चल रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं पी पाते इतना पानी। हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ भी, कोई भी सिचुएशन है, या किसी ने भाई करवा चौथ का व्रत रख लिया है, ठीक है, तो तब क्या होएगा कि भाई हम लोग नहीं पी पा रहे पानी,
पूरे दिन में हम मुश्किल से पिया हमने 200-300 ml पानी, ठीक है, या कुछ भी है, पानी नहीं पिया हमने ज़्यादा, जितना पीना चाहिए था उतना पानी नहीं पिया। तो आप एक बात बताओ, अब भाई ये तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो जब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, इसको हम इमरजेंसी की कंडीशन बोल सकते हैं। तो इमरजेंसी की कंडीशन में काम करता है हमारा जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अब एक बात बताना जरा, क्या हर रोज़ हम व्रत रखते हैं? नहीं यार, कभी कभी रखते हैं, मतलब कुछ फ्यू केसेस में ही होता है ऐसा। तो इसलिए ये वाले जस्टा मेड्यूलरी वाले नेफ्रॉन कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ 15% होते हैं। तो अभी तक हमने क्या याद किया, हमने कहा भाई देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं, जस्टा मेड्यूलरी वाले नेफ्रॉन इमरजेंसी में काम करते हैं। जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो 85% प्रेजेंट होते हैं, और जो जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होते हैं वो 15% होते हैं। फिर हम बोलते हैं, मैंने आपको ये पॉइंट तो अभी बताया ही अच्छे से, कि भाई देखो जो हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसमें लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, ठीक है, वहीं पे जो जस्टा मेड्यूलरी वाला नेफ्रॉन है उसमें लूप ऑफ हेनले काफ़ी बड़ा होता है। अब जस्टा मेड्यूलरी वाला जो नेफ्रॉन है वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है जब हम कम पानी पीते हैं, वही इमरजेंसी वाली कंडीशन में। वहीं पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन भाई नॉर्मल कंडीशन में काम करता है जब हम खुल के पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो ये था अपना नेफ्रॉन के, दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस, जस्टा मेड्यूलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसमें आगे अब जो टॉपिक आएंगे उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। और आज का दिन है संडे, तो आज आप बाकी की चीज़ें रिवाइज़ कर लो। देखो अभी तक इस चैप्टर में 2 वीडियोस बन गई हैं, ये 3rd पार्ट है इस चैप्टर का। तो यार प्लीज़ उन वीडियोस को देख लो, पहले वाली वीडियोस को, और अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ कर लो। NCERT पढ़ लो, जहाँ तक पढ़ाया है, कल भी बताया था कि कहाँ तक पढ़ना है, अभी ज़्यादा नहीं है, 2-3 पेजेस हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज़ कर लो चीज़ों को। अब हम आगे जो टॉपिक्स करेंगे वो फिर फटाफट होएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बैकलॉग मत करो अपना, जल्दी से रिवाइज़ कर लो चीज़ों को, और मुझे बता देना अगर क्वेश्चन शेयर करने हैं इस चैप्टर पे तो मैं कर दूँगी, ठीक है। तो हाँ, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड yes, please subscribe my YouTube channel, and yes, thank you again for watching my video.